वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% थी, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। महोदय, इतनी बड़ी महामारी कोविड के समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से भारत में सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डों का निर्माण तेज गति से हो रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। पूरा दुनिया जब अपनी आर्थिक व्यवस्था से चरमराई हुई स्थिति में थी, तब पूरी दुनिया के लोग भारत को बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि आखिर भारत की स्थिति क्या होगी। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति है, जो गरीबी में पला है, बढ़ा है, गरीबी में जिया है, गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली कुशल सरकार में संभव हो पा रहा है कि गरीब कल्याण योजना के माध्यम से कोई गांव का व्यक्ति जब घर से काम करने के लिए नहीं निकलता था, क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे, गांव में रहते हैं, गांव के लोग अपने घरों में जो मजदूर था, किसान था, जो श्रमिक था, दिन भर घर में रहता था, दिन भर घर में आराम करता था। ऐसी परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में ये चिंता आई कि गांव का व्यक्ति कोई भूख से तड़प तो नहीं रहा है, और उस परिस्थिति को, इस स्थिति का एहसास करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो चावल मुफ्त में देने की व्यवस्था की है। लेकिन दुख के साथ करना पड़ता है महोदय कि इन्हीं के समर्थन से, जो बगल में बैठे हुए, इनके समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है। इस गरीब के निवाले को भी वहां की सरकार छीनने का काम कर रही है। जहां पर 5 किलो राशन देना चाहिए, उस चावल को भी अपने खजाने में भरने का काम कर रही है, अपनी तिजोरी में बेच करके भरने का काम कर रही है। महोदय, हमें 2 अरब से अधिक कोविड वैक्सीन इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से लगाए गए हैं, और देश में तो लगा ही लगा, देश के अन्य बाहर देशों में भी, दुनिया के अन्य देशों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन के माध्यम से देश को, अन्य लोग, दुनिया के लोगों को भी सुरक्षित बचाने का काम किया है। जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई है, उससे लक्ष्य कठिन नहीं लगता है। अक्टूबर 2023, जिसमें कुल निर्यात वर्ष 10 वर्ष के आधार पर 9.43 बढ़कर 62.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वस्तुओं का निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सेवा निर्यात 13.44% बढ़कर 28.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अक्टूबर 2023 में यूपीआई लेन देन 11.41 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सभापति महोदय, जैसा कि इन लोगों के माध्यम से जो कल मैं सुन रहा था कि जो शौचालय देश आजाद होने के बाद इस देश में गरीब परिवार के दरवाजे पर लगभग 13 करोड़ से अधिक घरों के सामने, गरीब परिवारों के घर के सामने शौचालय बनाने का काम किया गया है। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि शौचालय कबाड़ खाना बन गया है, गोदाम बन गया है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ, गांव की माताएं बहनें आज सम्मान के साथ उस शौचालय को इज्जत घर के नाम से पुकारने का काम करती है, और सम्मान पूर्वक उस शौचालय में जाकर के शौच क्रिया से निवृत्त होने का काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने का काम करती है, और उसी का नतीजा है कि आने वाला जो विगत चुनाव जो हुए हैं, आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको आशीर्वाद मिला है, गरीबों को आशीर्वाद पूरा देश से मिल रहा है। सभापति महोदय, अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने खुद स्वीकार किया है कि एनपीए संकट की उत्पत्ति यूपीए शासन के दौर में हुई थी। एनपीए संकट का बीज कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए शासन के दौरान बड़े पैमाने पर फोन बैंकिंग के माध्यम से बोए गए थे। जब राजनेताओं और अधिकारियों के दबाव में अयोग्य एवं नकली व्यवसायों को ऋण दिए जाते थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ईमानदार सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण ही हमने बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखा है। जैसे कि बीबीबी के माध्यम से बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन की पारदर्शी नियुक्ति किया जाना, हमने बैंकिंग क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को पेशेवर अखंडता और स्वतंत्रता से बदल दिया है। बैंक रिकॉर्ड लाभांश चेक सरकार को सौंप रहे हैं
और उन फंडों का उपयोग गरीब कल्याण के लिए किया जा रहा है। हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कर्ज से दबे बुरे सपने से जन कल्याण का स्तंभ के रूप में बदल दिया है। पिछले दशक में सतत सुधारों ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने को सक्षम बनाया है। मजबूत बैंक तुलन पत्र और बेहतर आस्ती गुणवत्ता के साथ पिछले दोहरी तुलन पत्र समस्या को दोहरा तुलन पत्र लाभ में बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी बैंकिंग प्रणाली तैयार हुई है जो अब उधार देने के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। दिनांक 11 अगस्त तक बैंकों की जमा राशि वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.5 से बढ़कर 6 साल के उच्चतम स्तर 192 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जो गांव से आता हूं, गांव के किसान, जो छोटे किसान, जिस प्रकार से पैसे के अभाव में जब खेती करने का समय आता था, जब बीज लेने का समय आता था, खरीदने का समय आता था, खाद खरीदने का समय आता था, गांव के मध्यम किसान, छोटे किसान पैसे के अभाव में रोते थे। माँ बेटा से पूछती थी कि बेटा खेत खाद कब आएगा, बीज कब आएगा, कैसे खेती होगी। माँ के आंसू में पिताजी के आंखों में आंसू आने का काम करता था। लेकिन देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे करोड़ों किसानों के आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम किया। आज सम्मान पूर्वक बिना कर्ज लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से किसान सफलतापूर्वक खेती करने का काम कर रहा है। आज किसान को डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक 4 महीना में 2-2 हजार रुपया और साल में 6 हजार रुपया देने का काम कर रहा है। देश का ऐसा ऐतिहासिक घटना है। कांग्रेस चाहती तो 65 सालों में आज किसानों के बारे में सोच सकती थी, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में चिंता नहीं किया। सिर्फ चुनाव के समय चिंता करती थी, चुनाव के बाद वो भूल जाने का काम करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे देश की विकास की स्थिति पर बोलने के लिए मौका दिया। महोदय, विकास तब होता है जब देश की लीडरशिप, देश के लीडर का विजन, देश के लीडर की देश में और बाहर स्वीकार्यता और इच्छा शक्ति, ये कई कारक हैं जब होते हैं तब देश विकास करता है। और जब से 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो हमें एक ऐसा लीडर मिला जिसमें सभी गुण हैं और सबसे बड़ी देश विदेश में उनकी स्वीकार्यता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण इशू होता है जिस पर शायद अब तक किसी माननीय सांसद ने उसको कवर नहीं किया, और वो होती है देश की कानून व्यवस्था। जब आपकी कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, बम ब्लास्ट नहीं होते हैं जैसा कि यूपीए सरकार में होती रहती थी। महोदय, बहुत लंबी लिस्ट है। इस देश में जो विदेशी शक्तियां थीं वो भारत की प्रगति को देख नहीं पा रही थीं, और उस समय की जो लीडरशिप थी मोदी गवर्नमेंट के पहले, महोदय, देश में ब्लास्ट होते थे। जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद जर्मन बेकरी ब्लास्ट, हैदराबाद बुद्धा पार्क ब्लास्ट, गुवाहाटी ब्लास्ट, मोदी जी की हुंकार रैली में 2013 में पटना ब्लास्ट। महोदय, हमारे स्टेट में बनारस जो तीर्थ स्थल है, शीतला घाट ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, संकट मोटर ब्लास्ट, कचहरी ब्लास्ट, ये तमाम ब्लास्ट से पूरा देश थर्राता था। महोदय, मैं केवल 2 पर केंद्रित करूंगा, और वो है कि आतंकवादियों ने हमारे तीर्थ स्थल, हमारे पर्यटन स्थल, हमारे इकोनॉमिक केंद्र, उनको निशाना बनाया। महोदय, दिल्ली जो राजधानी है, महोदय, यहाँ 29/10/2005 को सरोजनी नगर पहाड़गंज में आतंकवादी घटना हुई थी। धनतेरस के 2 दिन पहले महोदय यहाँ करीब 70 लोग मारे गए थे। इसी दिल्ली में महोदय हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। 7/9/2011 को 15 लोग मारे गए थे, कोर्ट भी सुरक्षित नहीं था। यूपी में भी कचहरी ब्लास्ट हुआ था 2007 में, वो था बनारस, अयोध्या, लखनऊ। महोदय, दिल्ली में फिर 13/9/2008 को ब्लास्ट हुआ था, बटला हाउस के 1 हफ्ता पहले, और इसमें 30 लोग मारे गए थे। महोदय, जामा मस्जिद 19/9/2010 को ब्लास्ट हुआ था। उस समय कॉमनवेल्थ गेम था देश में। यूपी में 30 नवंबर को अयोध्या मामले में हाईकोर्ट का जजमेंट आना था। मैं ही उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। सेंसिटिव थी हमारी स्थिति, और उस समय जामा मस्जिद के पास उन्होंने एक
ताइवानीज बस उस पर फायर किया, घायल हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मीडिया पुलिस सब पहुंच गई तब उन्होंने एक कार में ब्लास्ट किया। ईश्वर की कृपा रही, उसमें आग लगी, ब्लास्ट नहीं होता नहीं तो 200-250 लोग मारे जाते। क्या था उनका? देश में दंगा फैलाना और कॉमनवेल्थ गेम को ये करना कि देश सुरक्षित नहीं है। तो महोदय ये पक्ष था और वो सब थे इंडियन मुजाहिदीन के। महोदय यहीं पर बटला हाउस की घटना हुई 19 सितंबर 2008 से टाइम हो रहा वो तभी। बटला हाउस में जो घटना हुई उसमें मारा गया यातिफ अमीन, इंडिया कमांडर था नॉर्थ इंडिया का। और जितने देश में ज्यादातर ब्लास्ट हुए उसमें आजमगढ़ मॉड्यूल जो हमारे प्रदेश में स्थित है वो ज्यादातर जिम्मेदार था और उसका साथी साजिद मारा गया। महोदय जब ये घटनाएं हुई तो हमारी बंगाल की एक चीफ मिनिस्टर, वो भी समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, गए वहां। उन्होंने कहा अगर ये झूठा नहीं है जिसमें इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए थे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे देता हूं। महोदय इसी दिल्ली में, इसी पार्लियामेंट के सामने कुछ मीटर दूर 13/1/2001 को यहां पर हमला हुआ था जैसे मोहम्मद का। महोदय हमारे 9 कर्मी, सचिवालय कर्मी और पुलिस सीआरपी के मारे गए थे। अभी हम लोग 13 तारीख उनको श्रद्धांजलि देंगे। जगदीश प्रसाद यादव, मातबर सिंह नेगी, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी और घनश्याम और देशराज जी। तो महोदय ये ब्लास्ट होते थे। दूसरा टारगेट किया इन्होंने मुंबई को 93 में टारगेट किया गया जब दाऊद इब्राहिम ने मार्च 93 में ब्लास्ट किए और उस ब्लास्ट में मुंबई में 257 लोग मारे गए। महोदय इसी पर मैं कहना चाहता हूं 257 मारे गए। और महोदय उस समय जो मुख्यमंत्री थे 2093 में, जानते उन्होंने क्या कहा? जब ब्लास्ट हुआ उन्होंने कहा था एलटीटी का काम है, कहीं उनके वोट बैंक पर असर ना पड़े। महोदय 26/11 हम सभी जानते हैं, लश्करे तोयबा का हमला था। उसमें 2 आईपीएस अफसर हमारे और मेजर उन्नी कृष्णन, 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 26 विदेशी मारे गए थे। पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था। महोदय उसको भी कांग्रेस पार्टी ने झुठलाने की कोशिश की। एक बड़े नेता कांग्रेस के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बिजलाल जी प्लीज कंक्लूड प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत बड़ा है। अदर स्पीकर्स आल्सो जी, तो उन्होंने किताब लिखवाई अजीज बर्नी से कि 26/11 ये साजिश है आरएसएस की। तो महोदय हमारे जो तीर्थ स्थल, इकोनॉमिक केंद्र दिल्ली, सबको आतंकवाद का इसलिए बनाया गया निवेश ना आए। एडवाइजरी जारी हुई, भारत मत जाओ क्योंकि असुरक्षित देश है। महोदय जब से मोदी जी आए हैं 0 टॉलरेंस है, कहीं ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, आतंकवादियों की हालत खराब है। और जब आज शांति सुरक्षा है इस देश में तो निवेश आ रहे हैं और वही कारण है हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। महोदय अपने स्टेट की बात करता हूं, 10 साल विरोधियों की सरकारें रही 2017 के पहले, और ये हालत था लूट मार अपहरण, रोज दंगे, कि ये होता हालत कि वहां निवेश नहीं आता था। वहां के मुख्यमंत्री जी दिल्ली और बॉम्बे में करते थे। अभी पिछले साल योगी जी ने जो किया निवेश सम्मेलन, महोदय 36 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया और उसका कारण है वहां की कानून व्यवस्था। तो महोदय नक्सल में कहना है क्योंकि देश की कानून व्यवस्था धन्यवाद बिजलाल जी, इसलिए विदेश के लोग आकर्षित होते हैं और इसलिए हमारी डॉक्टर एल हनुमंतैया है वो दिन दुनी। Sir, my time. Sir, thank you very much for giving me this opportunity on discussion on the economic situation in the country. Sir, one thing that fits this government is do work for a teaspoonful, talk for a gallon. And also in this government, sir, the Modi government development model, which has been told by many people, the poor forced to eat less while the rich make merry. That is the situation in the last 10 years of the administration. Sir, in 2023,
the Indian economy is facing high inflation and income inequality. The high inflation is not the product of market forces alone, but the governmental interventions that prioritize one section over the another section. Sir, while the reduction is, particularly the LPG reduction, is a drop in the ocean, it does not provide any example, but lakhs of people, the families, are still suffering. So persistently, high inflation has been a constant alongside high unemployment and tepid growth, sir. Sir, I just give some figures of the UPA government and this government for the last 10 years. So the major difference between the UPA government and this government, the net foreign direct investment, it is the difference between the investments made by foreign entities in India and investments made by Indian entities in the foreign countries. Sir, during 2003 and 4 and 13-14, it was 1,087 for 6%. After the percentage of change during Modi ji's government, that is 2013-14 to 22 and 23, it is 462.2%. Sir, whereas the gross domestic product, it is the market value of the final goods and services produced in the year by a country. That is the gross domestic product. Sir, it was 302.3% during UPA government, and now it is 142.5%. You can see the difference. Sir, in real gross domestic product, which is very important, it is the total value of the final goods and services produced within the country in a year adjusted for inflation. Please conclude. Sir? Please conclude. Array, I have not yet started, sir. Your time is up. Then why should you call me? 3 minutes have been given. I was told I will be given 10 minutes. 3 minutes were given to you, sir. 3 minutes. Array, I would not have taken it. Kindly conclude. Then no point in continuing, sir. Thank you very much. Shri Sakaldeep Rajbhar ji. So please conclude. Please conclude. Please conclude. माननीय उपसभापति महोदय Please जी, conclude. आपने भारत की आर्थिक नीति पर बोलने का अवसर दिया, इसके Sir, लिए let him conclude. आपका दिल से राजभर जी उनको conclude करें. Please conclude. I wanted to give some more points and conclude this. Sir, there are two important things which I wanted to tell. The rich getting richer and the poor getting poorer is the major characteristics of this economy which is now running in the country. That is because, sir, 5% Indians now own 60% of the country's wealth, and whereas the bottom 50% of Indians own only 3% of the wealth. That is a very, very important issue, sir. Sir, the absolute number of poor in India has risen by 76 million. From 217 million in 12-13, it is 283 million in 1920 in rural areas, and from 53 million to 63 million in urban areas. Sir, this is a very important factor that whenever we talk about, this is the statistics. Sir, I just want to bring it to your notice, sir, the bank loan write-offs. Sir, banks have written off loans worth 14.56 lakh crore since 14-15. In the last financial year alone, it is 2.09 lakh crore were written off. But when the questions were asked in the parliament, the answers were different. Sir, now, I know the finance minister may say that the loans written off and there are procedure and recover such loans. And write-off is not the same as waive off. That is what the answer we got. But, sir, we look at the data, we see that
devil in the details. Out of these total loans waived off, sir, 14% have been recovered. And this is not my data. Please conclude, sir. Or anybody's data. This is the government's data. The Standing Committee of Finance has given this data. 1.03 lakh crore were Thank you, recovered Hanumanthaya from ji. Thank you. 7.35 lakh crore. Shri Sakaldeep Then what Rajbhat is ji. the amount, sir? So I just, sir, put it before you. माननीय उप सभापति महोदय जी, आपने भारत की आर्थिक नीति पर बोलने Sir, it's का not अवसर going दिया। on record, sir. इसके It's लिए not going on record. आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय जी, आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर है। 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और बढ़ते आर्थिक स्रोत का यह परिणाम है कि आज भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछ गया है। इसके लिए इस विभाग के माननीय मंत्री श्री गडकरी जी को भी दिल से बधाई देता हूं। रेलवे के क्षेत्र में हम प्रगति की ओर अग्रसर हैं। 2 सालों के अंदर पूरे देश में बुलेट ट्रेनें चलने लगेगी। सभी प्रदेशों में एम्स खुलता जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देश में IIT इंजीनियरिंग IIM नए खुल रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में उस शिक्षा का प्रावधान है। पूरे देश में हर घर में बिजली, हर घर नल से जल और गैस सिलेंडर, आवास, शौचालय, पेंशन सब गरीबों को दिया जा रहा है। यह सब प्रगति जो है आर्थिक नीति कुशल हाथों में होने के कारण है। आज हमारे देश के GDP दुनिया के तमाम मुल्कों से आगे 8.2 पर है। कृषि के क्षेत्र में भी किसानों का आय बढ़ा है और हमारा देश अन्न के मामलों में आत्मनिर्भर है। पिछले दिनों 2020 से 2021 में कोरोना काल में भी हमारे देश का आर्थिक विकास थोड़ा धीमा हुआ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रगति कर रहे हैं और आज हमारी आर्थिक विकास दुनिया के तमाम मुल्कों से भी आगे चल रहा है। भारतीय वित्त बाजार में विदेशी संस्थाओं को अनुमति दी गई है। विदेशी व्यापार को बढ़ाया गया है। आयात निर्यात में छूट दी गई है। इसके अलावा विस्तारीकरण नीति के तहत कृषि सुधार और श्रम सुधारों पर भी विशेष लोन दिया जा रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव तक पहुंच चुके हैं। इस क्षेत्र में हमारा देश पहले स्थान पर है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 45% से घटकर 22% पहुंच गई है। जल्द ही पूरी आबादी खुशहाली के लाइन में खड़ी दिखेगी। अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प हैं और देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी पर पूर्ण विश्वास है। देश की जनता भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः ताजपोशी के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए मैं अपने देश की जनता की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोट कोट बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री सदानंद शेठ तावड़े। Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to speak on important topic, economic situation in the country. As I stand to appreciate and acknowledge the dynamic strides our Bharat has made in terms of current economic outlook, I also take this opportunity to congratulate our beloved Prime Minister Modi ji and Honorable Member of this House, J.P. Nadda ji, for gaining a decisive mandate in northern India. The thumping victors in some India's larger states like Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh is not only an appreciative stamp on Modi ji's guarantee of all-inclusive social and massive infrastructure sector development in those states, but it also reflects the trust the common people have placed on India's growing economic outlook. Thanks to dynamic leadership of Modi ji and the more particular efforts made by Honorable Finance Minister Nirmala ji and Honorable Minister Piyush Goyal ji. Sir,
as we celebrate Bharat's changing face and image, I am more thrilled at what is in store for all of us concerning digitization, exports, industry growth, and the economic outlook. Modi's dream to transform India into a digital economy has gotten good results. As India aims for $10 trillion economy by the early next decade, this growth will be propelled by digitization, revolutionizing every segment of the economy. The digital revolution to contribute 20% of the GDP over the next 4 years, and the digital economy will play a pivotal role in narrowing the gap between rural and urban areas. Similar has been the success of Modi's ambitious Startup India mission. Startup innovation and institutional research have received a big boost in the changing Bharat. With tech startup taking the lead, Bharat has the third largest startup ecosystem, creating close to 1 million jobs since 2017. The total number of tech startups in Bharat is estimated to grow almost 3 times, from 68,000 in 2023 to 180,000 in 2030. Thanks to my party and my senior leaders in the government, Bharat has now thriving IT industry that is a major contributor to the country's GDP, employment and exports. It also excites me to state that Bharat investment inflation ratio is at lowest, making it easy to expand and diversify the businesses, and the GDP growth is above expectation. I would like to remind the August House that Bharat GDP growth has far exceeded the negative outlook projected by textbook economists like Raghuraman Rajan sitting in the AC chambers. Bharat economy is poised to grow over 6% in the financial year 2024, ranking among the world's fastest growing economies, much higher than China, and this may be piece of bad news for China lovers in Indian politics. Bharat GDP is expected to grow 6.4% to 6.8% this fiscal year, accelerating to 7% by 2026. In contrast, China's economic growth is projected to slow to 4.6% by 2026. I welcome the recent report by Global Credit Outlook 2024. New risk, new playbook, documented by S&P Global Ratings, and Bharat is set to become the third largest economy by 2030 and is expected to be the fastest growing major economy in the next 3 years. Currently, Bharat population has one of the best ratio between its working age population and its number of children and elderly. With the all right indicators at our right, Bharat is now becoming a gateway for setting up global manufacturing capacity, continuing to grow services and industry alongside the growth of infrastructure. Thanks to the resilient quality of the Indian industry, under the leadership of global leaders like Modi ji, for doing all that is required and all that is good for the industry and the economy. I am certain that the momentum for growth will further grow with the historical blessing in the form of popular vote for Modi ji and our glorious regime since 2014 and the year 2024 beyond. Thank you, Chairman, sir. Thank you. श्री अजय प्रताप सिंह, टाइम कितना है सर? 3 minutes. माननीय सभापति महोदय, भारत की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में चर्चा चल रही है। 3 मिनट का समय बहुत कम है और 3 मिनट के समय के साथ विषय के साथ न्याय करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। भारत की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए इस सदन के हमारे अनेक साथियों ने पक्ष और विपक्ष में आंकड़े प्रस्तुत किए। इस पक्ष से आंकड़े प्रस्तुत करके बताया गया कि आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, उस पक्ष से आंकड़े प्रस्तुत करके बताया गया कि आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। हमारे वरिष्ठ साथी आज सदन में नहीं है, राम गोपाल जी ने कहा कि इन आंकड़ों का बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी उनकी राय का हूं कि इन आंकड़ों का बहुत भरोसा नहीं करता,
तो फिर भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान कैसे लगाएं? तो मेरा उत्तर है कि भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाने के लिए और किसी से नहीं पूछें, चलिए कलावती से पूछ लेते हैं। कलावती कौन है? कलावती वो महिला है जो उत्तर प्रदेश में रहती थी। कलावती के घर में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष गए थे। कलावती की खाट में बैठकर उन्होंने भोजन किया था। कलावती की झोपड़ी में वो घंटे 2 घंटे रुके थे। कलावती के माध्यम से उन्होंने भारत की गरीबी को जानने का प्रयास किया था, भारत की भूख को जानने का प्रयास किया था, गरीबों की जो आवश्यकताएं हैं उनको जानने का प्रयास किया था। और उसके बाद पूरे देश के गरीबों में एक आशा जागृत हुई थी। अगर गरीबों को हमने पक्का मकान दिया है, गरीबों को अगर हमने बिजली दिया है, गरीबों को अगर हमने पानी पीने की व्यवस्था किया है, गरीबों को अगर हमने पक्की सड़क दिया है, गरीबों को अगर हमने नेशनल हाईवे दिया है, गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए सारी सुख सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के कारण किया है। और इसके माध्यम से भारत के जीवन में जो परिवर्तन आया है, भारत की आर्थिक स्थिति, अभी आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस दीपावली में जो हमारे यहाँ व्यापार हुआ है भारत में, तो 4.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। और ये जो आंतरिक व्यापार हुआ है दीपावली के दिन में, तो 4.5 लाख करोड़ का व्यापार पहली बार हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि भारत के जीवन में समृद्धि आई, भारतवासियों के जेब में पैसा आया है, इसलिए वो बाजार जा सके, इसलिए वो अपने बच्चों की अभिलाषा पूरी कर सके, इसलिए वो दीपावली पूजन अच्छी तरीके से कर सके, इसलिए वो पटाखे ला सके, इसलिए वो दिए ला सके। तो ये जो बालक मैंने कलावती के माध्यम से, दीपावली के माध्यम से, खाद्यान्न योजना के माध्यम से बताया है। और अगर आप इसको स्वीकार करते हैं, अगर ये आपको दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की स्थिति अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, और भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत ठीक रास्ते पे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।